दुखद बात है, दुख की बात है। देखिए, हर एक देश में धनवान होना या गरीब होना, इसके अलग अलग मानदंड हैं। कई देश ऐसे हैं जहाँ लोगों को 3 दिन में एक बार भोजन मिलता है। कई देश ऐसे हैं जहाँ इतना अधिक अनाज पैदा होता है कि उसके दाम ना गिर जाए, इसलिए वो अनाज को समुद्र में फेंक देते हैं। तो इस विषय में अलग अलग मानदंड हैं। मेरा एक मानदंड ये है कि मेरा देश भारत गरीब नहीं है, मेरा देश भारत बहुत अमीर है, क्योंकि हमारे पास लता मंगेशकर है और किसी और देश के पास लता मंगेशकर नहीं है। लता मंगेशकर के पिता श्री दीनानाथ मंगेशकर शहर दर शहर यात्रा करके अपने नाटक मंचित करते थे और प्रायः उनके नाटकों में प्रमुख भूमिका दीनानाथ जी खुद अभिनीत करते थे और उनको कुछ लोग नट सम्राट भी कहा करते थे। ऐसे ही एक यात्रा में वो इंदौर आए। इंदौर के सिख मोहल्ले के पास एक गली में उन्होंने एक मकान किराए का लिया, क्योंकि वो जिस शहर में भी जाते वहाँ महीना 1.5 महीना रहते, कई नाटक मंचित करते, फिर दूसरे शहर में चले जाते। तो जो जिस यात्रा में वो इंदौर आए हुए थे, उसी यात्रा में लता मंगेशकर का इंदौर में जन्म हुआ। तो इंदौर केवल इसलिए प्रसिद्ध नहीं है कि यहाँ महाराजा होलकर का महल है या यहाँ राजवाड़ा है। इंदौर इसलिए मेरे जैसे लोगों की निगाह में बड़ा महत्वपूर्ण शहर है कि यहाँ लता मंगेशकर का जन्म हुआ है और कुछ प्रारंभिक वर्ष उन्होंने यहाँ पर बिताए हैं। लता मंगेशकर ने अपना कैरियर शुरू किया था अपने पिता के नाटकों में अभिनय करके। उनके पिता की अल्प आयु में मृत्यु हो गई और एक लंबा चौड़ा परिवार जिसमें 5 बहनें एक भाई है, उनके जीवन यापन की जवाबदारी लता पर आ गई। तो बहुत कम उम्र में लता ने फिल्म उद्योग में काम शुरू किया। प्रारंभ उन्होंने अभिनय से किया था, बाद में पार्श्व गायन की ओर उनका झुकाव हुआ और उनके प्रारंभिक गीतों में नूर जहां का प्रभाव है। जब राज कपूर बरसात बना रहे थे तब वो लता मंगेशकर को मिलने गए और उन्होंने कहा, तुमको किसी अन्य गायिका के प्रभाव में नहीं गाना है, ईश्वर ने तुम्हें खुद अपनी शैली दी है, उसी शैली को मानो और गीत गाओ। तो बरसात में लता मंगेशकर अपने मूल गायन स्वरूप में सामने आई हैं और बरसात फिल्म की जो लागत थी उससे कहीं अधिक पैसा उसकी संगीत की रॉयल्टी से मिला है। तो लता मंगेशकर के गायन ने कई लोगों को अमीर बना दिए भाई, कई लोगों को धन संपत्ति दे दी। और प्रारंभ में उन्होंने HMV कंपनी में अपने गायन के एवज में शेयर खरीदना शुरू किया। कुछ वर्ष पश्चात जब HMV कंपनी किसी अन्य व्यापारी को बेची जा रही थी तब उन्होंने अपने शेयर वहाँ से हटा लिया। अच्छा, लता मंगेशकर का एक पुराना मकान है जो नेपलियन से रोड इधर से आता है, वार्डन रोड इधर से आता है। ये दोनों रोड जहाँ पर मिलते हैं वहाँ लता जी का पुराना मकान है, वो उसी में रहती हैं। मकान के एक हिस्से में आशा जी रहते हैं, दूसरे में लता जी रहते हैं। और मकान के सामने वाला भी मकान उनका है
जिसमें उनकी अन्य बहनें और भाई हृदयनाथ मंगेशकर रहते हैं। तो जब वहाँ बॉम्बे की कॉरपोरेशन रीडेवलपमेंट कर रही थी, तब लता के घर के सामने से एक फ्लाईओवर जाने वाला था। उस फ्लाईओवर से लता जी की निजता भंग हो सकती थी, तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया। तो तत्कालीन महाराष्ट्र सरकार ने उस फ्लाईओवर का रास्ता बदल दिया ताकि लता की निजता को कोई हानि न पहुंचे। लता मंगेशकर हमेशा बम्बई के स्टूडियो में गाना रिकॉर्ड करना पसंद करती थी हमेशा। बोनी कपूर एक फिल्म बना रहे थे पुकार, रहमान साहब का म्यूजिक था। रहमान साहब चेन्नई के अपने स्टूडियो में ही रिकॉर्ड करते थे। अब बोनी कपूर ने ये बात लता जी को भी बताई और रहमान को बताई। लता जी ने कहा ऐसा करो, ये गाना किसी और से गवा लो। तो रहमान साहब को जब बात मालूम पड़ी तो वो अपने साजिंदे लेकर बम्बई आए और बम्बई में उन्होंने लता जी का गाना रिकॉर्ड किया। ये फिल्म का नाम था पुकार, माधुरी दीक्षित अनिल कपूर थे इसमें। तो पहली बार रहमान साहब ने अपना चेन्नई का स्टूडियो छोड़ा क्योंकि लता जी के लिए उनके मन में बहुत गहरा आदर था। फिर बोनी कपूर ने प्रार्थना की लता जी से कि इस गाने का फिल्मांकन भी हो लता जी पर करना चाहते हैं। तो बोनी कपूर के पिता सुरेंद्र नाथ कपूर, इन लोगों से लता जी के संबंध बड़े अच्छे थे। तो उनका मैं करूँगी शूटिंग, लेकिन वो मेरे हिसाब से सब कुछ तय करना पड़ेगा। तो तय किया। तो एक गाना है जो लता जी का गाया है और लता जी पर ही पिक्चराइज हुआ है। फिल्म का नाम पुकार, पुकार फिल्म का नाम है। ऐसा मोटा अंदाज है कि लता मंगेशकर ने अपने जीवन में विभिन्न भाषाओं में, विविध भाषाओं में 12,000 गीत गाए हैं। 12,000 गीत गाए हैं। और राज कपूर हिना फिल्म बना रहे थे, तो फिल्म में जो नायिका का पात्र था वो पाकिस्तान का रहने वाला था। तो उनके जान पहचान वालों ने सलाह दी कि हिंदुस्तानी नायिका के गाने लता गाएं और पाकिस्तान की गायिका के गाने रेशमा से गवाएं। नूरजहां की तो मृत्यु हो गई थी, रेशमा से गवाएं। राज कपूर ने कहा मेरी फिल्म की नायिका जापान की हो, जर्मनी की हो, रूस की हो, लंदन की हो, मेरा पार गायन केवल लता करेगी। इसलिए हिना के सारे गाने लता जी ने गाए। लता जी और राज कपूर के प्रति, राज कपूर के बीच एक दूसरे के लिए एक बहुत गहरा आदर था, बहुत गहरा आदर था। और राज कपूर की आदत थी वो हमेशा 2 बजे दोपहर में सो के उठते थे, तो वो अपनी रिकॉर्डिंग में 3 बजे जाते थे। लता जी स्टूडियो पहुंच जाती थी 10:30 बजे और 5:30 बजे वो छोड़ देती थी, चाहे आपका गाना बना हो या ना बना हो। तो जिस दिन लता के रिकॉर्डिंग हो उस दिन राज कपूर 10:30 बजे स्टूडियो पहुंच जाते थे कि नहीं तो ये भाग जाएगी या नहीं जाएगी। तो आप देखिए बरसात के बाद राम तेरी गंगा मैली तक जितने लीड गायिका के गाने हैं सब लता जी ने गाए हैं। लता जी ने फिल्में भी प्रोड्यूस की हैं। एक फिल्म प्रोड्यूस की थी उन्होंने जिसका नाम था जैत रे जैत। ये मराठी भाषा के बहुत बड़े फिल्मकार हुए हैं। जैत रे जैत के
फिल्मकार का नाम आप गूगल में देख लीजिए, मुझे याद नहीं है। और एक फिल्म में और लता जी ने पूंजी लगाई है, जिसके डायरेक्टर थे गुलजार साहब। जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया और विश्वासघात किया, भारत की पीठ में छुरा घोंपा, तब जगह जगह कार्यक्रम आयोजित हुए। एक कार्यक्रम में बड़नगर के रहने वाले प्रदीप जी का गीत है, ये मेरे वतन के लोगों, जरा याद करो उनकी कुर्बानी। इस गीत को लता जी ने गाया है और नेहरू जी की मौजूदगी में गाया। और लता का गाना सुनकर प्रदीप के शब्दों से प्रभावित होकर नेहरू जी मंच में रो दिए और लता के पीठ पे हाथ फिराया, बोला बेटी तुमने आज मुझको रुला दिया है। तो बहुत नेहरू जी कलाकारों का बहुत सम्मान करते थे और लता जी का भी बहुत सम्मान वो करते थे। सर आपकी जो यादें हैं, कब लता जी के साथ मुलाकात हुई? जब मैं शायद पिक्चर बना रहा था, तब मैं पार्श्व गायन के लिए लता जी के पास गया था। तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, और सचमुच में ठीक नहीं थी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये गाना तुम मेरी बहन ऊषा से गवा दो। तो उनकी बात टालना किसी के लिए संभव नहीं होता, तो वो गीत उन्होंने गाया है। तो लता जी से मेरी कई बार मुलाकातें हुई हैं राज कपूर के गीत रिकॉर्डिंग में।